अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ उमैर महबूब। और आई थिंक अब तक हम लोगों ने और आप लोगों ने भी CSS का जो कोर्स है वो पूरा कर लिया होगा। इट वाज, आई होप सो, वुड हैव बीन अ वेरी गुड जर्नी। और जो मैंने कोशिश की है थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स आपको देने की या हिस्टोरिकल बातें बताने की, वो इंशाल्लाह फ़ायदा देंगी आपको और उनको यूज़ कीजिएगा अपने पेपर्स में। अब दोस्तों बात यह है कि वन थिंग इज द सिलेबस एंड द कंटेंट ऑफ द सिलेबस विच वी हैव कवर्ड। द नेक्स्ट थिंग एज इज बीइंग फ्लैश्ड ऑन योर स्क्रीन इज पास्ट पेपर्स। कि CSS का सिलेबस तो हो गया, अब सवाल कैसे आते हैं। और ये बात याद रखिएगा, ही इज अ फुलिश पर्सन हु थिंक्स कि सिलेबस करने से हो गया काम। जब तक आप पास्ट पेपर्स नहीं देखेंगे और उनको जोड़ेंगे नहीं सिलेबस के साथ, बिकॉज आपको ना एक डिसकनेक्शन सा दिखाई देगा। 50% पास्ट पेपर्स आपको फील होगा कि यार ये सिलेबस की चीज़ें ही हैं, कुछ चीज़ें आपको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फील होंगी। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स के साथ इन टच हैं, अगर आप कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का, हिस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज अच्छा है, तो इनशाला आप क्रैक कर लेंगे। बिकॉज आउट ऑफ 7 100 नंबर का पेपर होता है IR का, पार्ट 1 पार्ट 2 100 का, तो 20 का ऑब्जेक्टिव आता है, 80 का सब्जेक्टिव। तो जो 80 का सब्जेक्टिव आता है उसमें टोटल होते हैं 7 क्वेश्चंस, उसमें से आपने 4 करने होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 40-60% चॉइस ऐसे कह लें। तो ऑब्जेक्टिव तो कंपलसरी है, वो आपने कर दिया। अब अगले 2.5 घंटे में, आधे घंटे का ऑब्जेक्टिव है, वो जितना आप जल्दी कर लें उतना आपके लिए बेहतर है, ताकि आपके पास वक्त बच जाए। वक्त फिर वो वाला आप मज़ीद 10-15 मिनट बहुत प्रीशियस होते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दी सब्जेक्टिव पर्पस। तो एक सवाल पे तकरीबन दोस्तों 37 मिनट, अजीब सा फिगर बता रहा हूँ, 35 नहीं, 40 नहीं, 37 एक मिनट लगते होते हैं। सो नेवर एवर ट्राई टू ड्रैग अ क्वेश्चन फॉर सो लॉन्ग। ये ना हो कि पहले सवाल पे 50 मिनट, अगले पे 50 मिनट, पीछे आपके पास बचेगा टाइम 20-20 मिनट का, वो काम खराब हो जाता है। सो ट्राई कि आप अगर इंगेज हो किसी सवाल के साथ तो सबके साथ इंसाफ करें। हाँ, अगर आपको कोई सवाल 4 भी पूरे नहीं आते, 3 आते हैं, तो फिर उन 3 को लंबा सा लिख दें, मर्जी है आपकी, और आखिरी को जैसे भी करना है, लेकिन वो नंबर आपको 20 में से कभी 21 नहीं देगा। सो बजाय आप अगले सवालों को कुर्बान करें, सबके साथ इंसाफ करने की कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट विल बी द की। विदाउट फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम वी शैल कम टू द क्वेश्चन एंड द सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन। अब हम सबसे पहले करेंगे 2016 का पार्ट 1 IR का, फिर 16 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 का सवाल इस तरह आया था कि एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पावर एंड इट्स एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। मेरे ख्याल से इफ़ यू हैव टेकन माई लेक्चर्स, इसका जवाब आपको आता है। ये आसान सवाल है, और याद रखिएगा जौन सा सवाल कोर्स में से आए ना, उसे कर दिया करें। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो कोर्स कवर किया है वो अच्छी रिसोर्सेज से किया है, हमने अच्छी एग्जांपल्स को फॉलो किया, हमने ये बाजारी किताबें अप्लाई नहीं की। तो आपका जो कंटेंट है वो सॉलिड है, और सॉलिड कंटेंट कभी भी आपको दगाबाजी नहीं करेगा आपके साथ, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पावर भी हमें पता है सारा कुछ, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल, वो हमने मिसालें दी। ये बात आपने याद रखनी है कि सवाल को समझने के बाद जवाब स्टार्ट करना है। इस सवाल में 2 चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पावर और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, और इसमें कोई ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, दोनों आपको आती हैं, राइट। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो डायरेक्ट सवाल पे आया करें, लंबे चौड़े खातों में नहीं पढ़ना कि हम जी इनडायरेक्टली हिट करें और आउटलाइन बनाएं। कुछ लोग कहते हैं कि आउटलाइन बनाना अच्छी बात है IR में, मैं ये कहता हूं कि आउटलाइन आपका टाइम बर्बाद करती है। वही बजाय आप आउटलाइन पर टाइम लगाएं, वाई नॉट कि आप हेडिंग्स ब्लैक मार्कर या ब्लू मार्कर से दें। ब्लू मार्कर से वो ना चाहते हुए भी जब एग्जामिनर पेजेस आपके पलट रहा होगा लीव्स, तो वो ब्लू हेडिंग्स को आपकी देख लेगा। ये बात याद रखिएगा कि पेन का सिर्फ इस्तेमाल काम नहीं देगा आपको, यू हैव टू मेक हिम सी योर पेपर। तो ब्लू हेडिंग्स दें मार्कर से, उससे वो उसको नजर आ जाएगा कि आपने क्या लिखा हुआ है। तो बजाय हम उस पर टाइम जाया करें, तो वी शैल रादर गो फॉर द हेडिंग्स। दूसरी बात ये कि सवाल शुरू करने से पहले आप लोगों ने ये इंश्योर करना है कि
आप उस सवाल को समझें और उस सवाल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके जहन में आते हैं ना, उन्हें क्वेश्चन पेपर के एंड पे 25 सफ़ों का लीफलेट होता है, उसके एंड पे उस सवाल के हवाले से लिख लें कि यार ये बुलेट्स मेरे जहन में इस सवाल के हवाले से आ रहे हैं। फिर आप देखें कि सवाल क्या पूछ रहे हैं आपसे और आपका वो जो बुलेट का नॉलेज है वो आपको क्या बता रहा है। उसमें से कुछ चीज़ें आप माइनस करेंगे, नहीं यार ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जो बचेंगी वो आपका टाइम बचाएगा, क्योंकि दरमियान में सवाल के पहुंचकर अगर आप रुकेंगे ना, फिर बंदे को समझ नहीं आती यार अब मैं क्या करूं, यहाँ पे इसके आगे मैं क्या लिखूं। इसलिए अपना रोड मैप पहले बनाना है आपने एक्स्ट्रा रफ वर्क में, और उसके बाद छापा मारना है आपने। गॉट इट? सो ये हो गया। अब दूसरा सवाल, पॉइंट आउट द मेन गोल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ स्टेट्स। देखें, मेन हमने एक चीज आइडेंटिफाई कर ली, एंड डिटरमिन द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इट्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। मेरे ख्याल से यू विल अगेन स्माइल as I am doing it, that you have done this also. The main goals of foreign policy of states, ये भी हमने किया हुआ है, और हमने जो फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स जिसे कहा जाता है, बहुत डिटेल में किए थे। तो ये सवाल भी आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। What is the significance of security to states? How far do you agree international security has given way to global security in the face of new challenges of the terrorism and human security? Again, recall on the WhatsApp group. मैंने एक आपके साथ नोट्स शेयर किए थे, conceptualization of security in the 21st century. Exactly उसका आप 25% भी अगर लिख दें तो काफ़ी है, जितने उसमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, from mature anarchy to constructivism to feminism, and then we have neoliberalism, neo-realism का जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद स्टेट्स किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन की तरफ जा रही है, बेरी बुजान की जो कोटेशंस हैं सारी, वो उसमें आसानी से आ जाएंगी। तो ये आप इस बात पे जाएंगे, यस वी डू नो कि द सिक्योरिटी हैज गिवन वे टू ग्लोबल सिक्योरिटी। अब मैं इस सवाल के जवाब में एक और चीज बोलूंगा, एक स्टेटमेंट में बोलूंगा, और वो स्टेटमेंट आपने कोई भी ऐसा सवाल जिसमें ग्लोबल रिपरकशंस हों, आपने वो स्टेटमेंट छाप देनी है वहां पे। ये किताब है अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड बाय विलियम वुडरफ। उसमें से मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट ये वाली, और वो मुझे इतनी पसंद आई थी कि वो जिस तरह कुछ चीज़ें आप पढ़ते हैं आपके दिल पे लग जाती हैं, तो वो वैसे मुझे याद रह गई थी। सो दैट इज अ स्टेटमेंट विच यू कैन रिप्रोड्यूस इन एवरी पेपर ऑफ योर्स। सुनिएगा, मैं लिखूंगा, टाइम लगना है। द प्रॉब्लम्स ऑफ वॉर एंड पीस, टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, डिजीज एंड ऑफ कोर्स पेस्टिलेंस, स्पेस रेस, स्पेस डिब्री, weapons of mass destruction, biological and conventional warfare, asymmetric deterrence, global zero, UN failures, regional conflicts, water issues cannot be confined within the borders of nation states. साथ आप स्पोर्ट्स भी डालें इसके अंदर, ठीक है, साथ आप जस्टिस का भी कॉन्सेप्ट डालें, साथ आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी का भी कॉन्सेप्ट डालें, कि ये वो वाली प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स इन्फोटेक एंड बायोटेक, हरारी जो कहता है अपनी 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी में, और होमो डीएस में, ये जो प्रॉब्लम्स हैं दे कैन नॉट बी कन्फाइंड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द नेशन स्टेट्स। द नेशन स्टेट्स देमसेल्व्स आर नॉट एबल टू कंट्रोल दीज प्रॉब्लम्स। सो वो conceptualization of security in 21st century and this statement and couple my data with that, you will be able to grasp it. आगे आते हैं, define international I law and explain its nature. Is it significance to the development of laws of war and their application? I law भी हमने किया हुआ है, उसकी नेचर को भी हमने आसानी से एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद इज इट सिग्निफिकेंस टू द डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट है शायद, टू द डेवलपमेंट ऑफ लॉज ऑफ वॉर एंड देयर एप्लीकेशन। यस इट इज, IHL इसमें आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि पहले आपने इस चीज को एक्सप्लेन करना है, फिर
10 से 12 नंबरों का समझ लें ये, और उस या 15 नंबरों का पहला वाला पोर्शन है, और उसके बाद वो कह रहे हैं सिग्निफिकेंस है, जी है, कैसे है। अगला सवाल लॉजिकल आता है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, लॉज ऑफ वॉर एंड पीस, लॉ ऑफ सी, वो सारे इसमें 1982 का जो कन्वेंशन वगैरह भी हुई थी, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। जो बातें हमने आई लॉ वाले अपने लेक्चर में पढ़ी हैं वो सारी आप इसमें डाल सकते हैं। अगेन सीमिंगली अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगले पे आते हैं। इज वॉर अ रैशनल एक्ट ऑफ स्टेट पॉलिसी? एक्सप्लेन इन व्यू ऑफ द वॉर्स फॉट इन द 20th सेंचुरी। अब यहां पे दोस्तों याद रखिएगा, वॉर को रैशनल एक्ट ऑफ स्टेट पॉलिसी कहना, इसको जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऑल्दो यू कैन जस्टिफाई बाय द वे। केगले यही बात कहता है कि 18वीं सदी से ना 1810 से लेकर 1910 तक आउट ऑफ 5 4 wars were won by the state initiating the war। यानी कि वाकई ये रैशनल एक्ट था कि 4/5 टाइम्स जिस स्टेट ने वॉर को इनिशिएट किया वो जीत गई। ठीक है, तो आप इस स्टैट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इसने पूछा है 20वीं सदी के हवाले से, 19वीं सदी के हवाले से नहीं पूछा इसने। ठीक है, उस वक्त वाकई वॉर वॉज अ रैशनल एक्ट ऑफ स्टेट पॉलिसी, और स्टेट्स बाजों का डेलिबरेटली हिस्टोरिकली भी जाती रही हैं टुवर्ड्स वॉर, इस वजह से कि हमें ये फील होता है कि बजाय हम लोग न्यूट्रल रहें या पीस में रहें, हम वॉर से ज्यादा गेन कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जब भी वॉर्स होती थी, दे वर फॉर द टेरिटरी, दे वर प्राइमरीली फॉर द गोल्ड। अमेरिका वॉज नॉट डिस्कवर्ड बिकॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी बट फॉर गोल्ड। साउथ अमेरिका की आप मिसाल ले लें, इंडिया की आप मिसाल ले लें, बैटल ऑफ प्लासी की आप मिसाल ले लें, और गोल्डन होर्ड जो मंगोल की इन्वेजन। ठीक है, दे यूज्ड रेप एज अ वॉर टूल, बट प्राइमरीली उनका इकोनॉमिक मोटिव भी था अंदर। तो टेरिटरी, स्लेव्स, गोल्ड, इन चीजों के लिए वॉर होती थी। तो स्टेट को पता है कि मैं कैसे जिंदा रह सकती हूँ जब तक मेरे पास ये चीजें नहीं होंगी, एंड फॉर दैट आई हैव टू गो फॉर वॉर, एंड दे डिड सो, एंड इफ दे वन ऑल इज गुड, इट्स अ रैशनल चॉइस। 20वीं सदी में हमें पता है 2 मेन वॉर्स हुई हैं, यू नो दैट, लेकिन हम लोग, ये सवाल एक ऐसा है कि अब ये टेंजेंट पे चला गया, ये किसी कोई स्पेसिफिक आपके कंटेंट में नहीं है आईआर के सिलेबस के। हम इसका स्टार्ट कर सकते हैं जापान रशिया की वॉर का, हम इसमें बल्कन वॉर्स डाल सकते हैं 1912-13 की, ऑटोमन एम्पायर वगैरह जो काफी महरूम हो गया था बिकॉज ऑफ दीज बल्कन वॉर। सर्बिया था, हंगरी था, इसमें रोमानिया वगैरह भी थे। तो बाद में डिस्प्यूट इनका आपस का भी बन गया, उसकी वजह से भी एक यूरोपियन मुल्क को साइडलाइन होना पड़ा। फिर हम डायरेक्ट आ जाते हैं वर्ल्ड वॉर 1 पे, फिर हम आ जाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 पे, फिर आप आ जाते हैं स्पेनिश सिविल वॉर पे, फिर आप आ जाते हैं चाइनीज सिविल वॉर पे, फिर आप आ जाते हैं इटालियन इन्वेजन ऑफ इथोपिया पे, फिर आप आ जाते हैं जापानीज इन्वेजन ऑफ मेनलैंड चाइना पे, फिर आप आ जाते हैं कोरियन वॉर पे जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई थी 1950 से 53 तक, फिर आप आ जाते हैं फिर आप आ जाते हैं 1959 के ऊपर, बट बैटल ऑफ पिक्स वाज देयर। ऑफ कोर्स अपनी इंडो पाक वॉर्स पे 1948, 65, 71 पे, फिर ऑफ कोर्स आप आ जाते हैं वियतनाम वॉर के ऊपर। ठीक है, ओहो, फिर आप आ जाते हैं अफगान वॉर पे, सोवियत यूनियन की जो इन्वेजन थी अफगानिस्तान के हवाले से।
ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कारगिल वॉर पे 1999 की। फिर हम आ जाते हैं ब्रेकअप ऑफ यूगोस्लाविया पे। फिर हम आ जाते हैं ब्रेकअप ऑफ चेकोस्लोवाकिया पे। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं ब्रिटेन और फ्रांस की इन्वेजन ऑन सुएज कैनाल के ऊपर, दैट वाज आल्सो एन एक्ट ऑफ वॉर। फिर हम आ जाते हैं गल्फ वॉर पे। फिर हम आ जाते हैं चेचन वॉर पे। फिर हम आ जाते हैं बोस्नियन क्राइसिस पे। हम वर्ल्ड वॉर ऑन टेरर पे नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो 2001 में स्टार्ट होती है। और भी आप डाल सकते हैं लेकिन यही बहुत है। अब दोस्तों मैंने किया ये, मैंने डाटा इकट्ठा कर दिया आपके लिए। आप अब ये करेंगे, चाहे आप ब्रेकअप ऑफ यूगोस्लाविया के नीचे 3 लाइनों के अंदर लिखते हैं कि जी जो जिस वजह से वॉर हुई थी वो मकसद अचीव हुआ कि नहीं हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट किसने की, आपको याद होगा, हम कहते हैं बिकॉज ऑफ हिटलर स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो इसमें स्टार्ट बेसिकली की थी ये ब्रिटेन और फ्रांस ने। आपको याद होगा जब 3 सितंबर को ब्रिटेन ने जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया, तो 1 सितंबर को गालबन, तो ब्रिटेन और फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी और वहां से फिर मामला फैला है। उससे पहले वॉर नहीं हो रही थी कहीं पे भी। अब कैगले ये वाली बात कहता है बाकायदा तौर पर कि अगर the World War II was a struggle for power cast in the image of realism. It pitted a coalition of some powers striving for world supremacy against an unlikely grand alliance. Soviet Union in the case of communism, and US and Britain and France in the case of capitalism. Unlikely था इन दोनों का इकट्ठा होना। Success was finally achieved, but at a terrible cost of 53 million lives. Each day, some 23,000 were killed. अब कैगले जैसा बंदा अगर ये वाली बात कह रहा है तो हम उसकी बात को लेते हैं कि सक्सेस वॉज फाइनली अचीव्ड, बट बिकॉज फाशिज्म अगर जीतती तो आज दुनिया बिल्कुल कुछ और होती, बट एट अ टेरिबल कॉस्ट ऑफ 53 मिलियन लाइव्स एंड अदर जो कुछ फैक्टर्स उसके अलावा थे। सो हम ये कहेंगे कि सवाल क्या था, हाँ, कि ब्रिटेन और फ्रांस ने रैशनली कैलकुलेट किया। हाँ, वो आप उसमें कॉस्ट वगैरह लिखेंगे। अभी जो मैंने इतना डाटा आपके सामने इकट्ठा किया है, जस्ट नीड टू study 4 to 5 lines on this data. This will help you not in this question only, but in other questions of IR and even other papers. So ये एक डाटा है, इसमें आप देख लें इनिशिएट किसने की है और एंड पे जीता कौन है। उसी से आप रैशनल कैलकुलेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। और एक और बात याद रखिएगा दोस्तों कि बर्ट्रैंड रसल की आप कोटेशन देख सकते हैं इस केस में, जब भी कोई वॉर का सवाल आए कि वॉर डज नॉट डिटरमिन हु इज राइट, ओनली हु इज लेफ्ट। ठीक है। सो वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।